स्वागत है आपका। इंडियन रिवर सिस्टम के तहत आज हम लोग जो अध्ययन करने जा रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र। इसके पहले मैं गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और साथ ही साथ यमुना नदी तंत्र में डिस्कस कर चुका हूं। इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको बता चुका हूं, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। आइए आरंभ करते हैं। अभी पहलगाम अटैक के बाद आज एक निर्णय लिया गया है भारत सरकार की ओर से कि सिंधु जल समझौते को रद्द किया जाता है। क्या है ये सिंधु जल समझौता और कैसे क्या हुआ, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर आगे हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी जिसे हम कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता है जो सिंधु नदी प्रणाली के जल का प्रबंधन और बंटवारे को लेकर 19 सितंबर 1960 में वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में यह रावलपिंडी में लिया गया था, पाकिस्तान में ही, जिसमें कि भारत को सिंधु नदी प्रणाली का 20% पानी और शेष 80% पानी पाकिस्तान को देता है। इसके अनुसार भारत को सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सिंधु, झेलम और चेनाब ये तीन ऊपरी नदियां, यानी जो उत्तर दिशा की ये नदियां हैं, ऊपरी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब, इनका बिल्कुल भी भारत पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वहीं रावी, व्यास और सतलज, इन तीन नदियों के पानी भारत इस्तेमाल करेगा। इसके अनुसार भारत को सिंधु, झेलम, चेनाब नदियों का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु प्रणाली के जल को बंटवारे को लेकर एक समझौता था जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब हम बात करेंगे कि ये जल समझौता जो है अब वर्तमान में किस स्थिति में है, तो ये पूरी तरह से अभी भारत ने इस पर रोक लगा दिया है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ भारत की एक मुहिम छेड़ दी गई है जिसमें कि बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। अब आइए बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। इंडस रिवर सिस्टम या जिसे सिंधु नदी तंत्र कहते हैं, आप देख सकते हैं इसमें जितनी भी नदियां आती हैं वो ज्यादातर हिमालयी नदियां हैं और कुछ हिंदुकुश पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं। सिंधु नदी की लंबाई अगर हम बात करें तो 3180 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई देखी जाए तो 1114 किलोमीटर देखने को मिलती है। और सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र अगर देखें तो चीन में बहती है, अफगानिस्तान में बहती है, पाकिस्तान में बहती है, भारत में बहती है। तो इन चार देशों में इसका अपवाह क्षेत्र फैला हुआ है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है और यह निकलकर भारत में दम चौक से प्रवेश करती है तथा भारत से जब यह निकलती है तो चिल्लास से बाहर जाती है। यह प्रश्न कई बार यहां से पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। कई बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ, कुछ भी छोड़िएगा नहीं दोस्तों। एक एक पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जिसे बोखरचू नाम ग्लेशियर से निकलती है। बोखरचू नामक ग्लेशियर से निकलती है। अगर ग्लेशियर का नाम एग्जैक्टली पूछ लिया जाए तो बोखरचू। इसको सिंघी खंबन भी कहते हैं, यह शेर का मुख कहा जाता है। जहां से सिंधु नदी निकलती है इसे शेर के मुख के नाम से भी जाना जाता है, या सिंघी खंबन। इसको आप ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि यह नदी हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले से बह रही है। यह हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है। सिंधु नदी भारत में अगर हम देखें तो यह दम चौक स्थान, बार बार याद रखिएगा इसको, ये यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने यहां पर पुटअप किए हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ये पंचनद क्या है दोस्तों? तो पंचनद का मतलब है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये पंच नदियां हैं, 5 नदियां जो कि पंजाब में बहती हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है। सतलज नदी, ये देखिए, राकसताल से निकलती है, तिब्बत में ही राकसताल से निकलती है सतलज नदी। और ये सतलज नदी भारत में देखिए बहती है और इसमें ब्यास नदी आकर मिल जाती है। ये व्यास नदी आकर देखिए मिल गई, ठीक है। व्यास नदी आकर मिल जाती है। व्यास नदी जो कि पीर पंजाल पर्वतमाला से निकलती है। यहाँ पीर पंजाल पर्वतमाला है जिससे व्यास नदी निकलती है, व्यास कुंड से निकलती है और सतलज में आकर मिल जाती है।
ऐसे ही रावी नदी देखिए यहां पे, तो रावी नदी रोहतांग दर्रे से आकर निकलती है, रोहतांग दर्रे से, और ये आगे आकर चिनाब नदी में मिल जाती है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि ये देखिए चिनाब नदी, ये चिनाब नदी, यहां भी प्रश्न बनता है कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल, तो ये बारालाचाला दर्रा से निकलती है। ऐसे ही झेलम नदी का उद्गम स्थल बेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर में बेरीनाग झील से निकलती है। ये आगे आकर सभी सम्मिलित रूप से इस सतलज नदी में मिल जाती हैं और ये आगे सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं पाकिस्तान में, यहां पर इस जगह पर। यह ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअल में जो पाकिस्तान में मिलती है जाके, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो मिथलकोट एक स्थान है जहां पर जाकर मिल जाती है नदियां। तो ये मैप में आप समझ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैप में कई बार ये प्रश्न बार बार बन जाते हैं, तो ये मैप अगर आप समझ लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं बार बार। तो मैप समझना इसीलिए जरूरी है। तो ये 5 नदियां हैं दोस्तों, झेलम, ऊपर सबसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। अगर सिंधु को मिला लिया जाए तो 6 है टोटल, ऊपरी 3 और नीचे के 3। लेकिन अगर हम ये बात करें यहां से, जो बीच की नदियां हैं, जो कि जैसे हमारी ये चिनाब, उसके बाद हमारी ये रावी, उसके बाद हमारी व्यास, उसके बाद सतलज, ये वाली झेलम, तो लाइक दिस, ये 5 नदियां हैं। तो इसीलिए पंजाब में ये बहती हैं मुख्य रूप से। व्यास नदी एक ऐसी नदी है जो केवल भारत में ही बहती है। अगर इनकी बात करें सहायक नदियों में से हम, तो वो केवल भारत में ही बहती है। झेलम नदी लगभग 725 किलोमीटर की है, चिनाब नदी 1800 किलोमीटर की है, वहीं रावी नदी लगभग 720 किलोमीटर बहती है टोटल, और व्यास नदी 470 किलोमीटर बहती है। सतलज नदी 1050 किलोमीटर बहती है। तो इनको कहा जाता है पंचनद। आज आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं सिंधु नदी तंत्र। करंट में टॉपिक है थोड़ा सा कि ये समझौता रद्द कर दिया गया है, जिसको देखकर मैंने ये टॉपिक आपके लिए प्रिपेयर किया है। हमने पहले ही इसको पढ़ने का सिस्टम बनाया कि हाँ, इसको पहले पढ़ा देते हैं, बाकी चीजें बाद में देखते हैं थोड़ा सा। हरिके बैराज कहां पर बना हुआ है? तो हरिके बैराज ब्यास और सतलज नदी जहां पर आकर मिलती है, व्यास और सतलज नदी जहां पर आकर मिलती है, इस स्थान पर, यहां पर पंजाब में हरिके बैराज बना हुआ है। यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी देखिए ये राकसताल से निकलती है, यहां से सिपकीला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में, इस स्थान में हिमाचल प्रदेश सिपकीला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा भी गया है। फाइनली ये सिंधु नदी जाकर जो है अरब सागर में गिरती है और कराची के पास अरब सागर में जाकर मिल जाती है। सहायक नदियों की बात करें सिंधु नदी की, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, श्योक नदी, गिलगित नदी, काबुल, कुर्रम, गोमल नदी आदि, ये इतनी सहायक नदियां हैं जो मुख्य रूप से सहायक नदियां कही जाती हैं सिंधु नदी की। चिनाब नदी का उद्गम स्थल मैंने बताया आपको, बारालाचाला दर्रा, हिमाचल प्रदेश। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। ब्यास नदी का उद्गम स्थल पीर पंजाल पर्वतमाला में व्यास कुंड के पास, हिमाचल प्रदेश से ये भी निकलती है। सतलज नदी का उद्गम स्थल राकसताल। झेलम नदी का उद्गम स्थल बेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर। राकसताल यहां तिब्बत में है, ये देखिए यहां से निकलती है। झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता है। यहां से भी प्रश्न पूछ लिया गया, एक बार पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है वो वितस्ता है। झेलम नदी के किनारे आपको पता ही होगा, झेलम नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की, उसी की नदी के किनारे बना हुआ है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है झेलम नदी। और झेलम नदी निकलती कहां से है? तो पीर पंजाल पर्वतमाला से निकलती है। बेरीनाग झील, पीर पंजाल पर्वतमाला में बेरीनाग झील है, वहां से ये इसका उद्गम स्थल है। उत्तर पश्चिम में अगर हम देखें, यही झेलम नदी जो है ये वूलर झील से होकर गुजरती है। वूलर झील जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे ही है, ध्यान रखना। चिनाब नदी का प्राचीन नाम अगर देखें तो अस्कनी है। चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्कनी है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, अस्कनी चिनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी, इसका जो नाम है वो अस्कनी है। अगर हम बात करें रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वह पुरुषड़ी है। रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषड़ी है। वही व्यास नदी का प्राचीन नाम विपासा है। रावी नदी का पुरुषड़ी, व्यास नदी का विपासा नाम है, ठीक है। तो ये प्रश्न यहां से पूछ लिए जाते हैं। और हाँ, सतलज नदी का भी प्राचीन नाम है शत्रुदी।
सतलुद्री, ये चेनाब जो सतलज नदी है इसका प्राचीन नाम है। सतलज नदी पर एक बांध बना हुआ है। ये सतलज नदी देखिए दोस्तों, यहां से आती है राकसताल से, और इस नदी पर एक बांध बना हुआ जिसको हम कहते हैं भाखड़ा नांगल बांध। एक्चुअल में भाखड़ा नांगल बांध जो है ये मुख्य रूप से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन भाखड़ा जो बांध है वो हिमाचल प्रदेश में है, जबकि नांगल बांध जो है ये दोनों अलग अलग है। भाखड़ा और नांगल ये दो परियोजनाएं हैं। भाखड़ा हिमाचल प्रदेश एचपी में और नांगल पंजाब, ठीक है। तो भाखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। नांगल जो बांध है वो पंजाब में। इन दोनों को मिला जुलाकर यानी मिली जुली जो है वो परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। इस भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत एक झील का निर्माण होता है जिसे हम गोविंद सागर झील कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है कई बार। तो जो सतलज नदी के पास में ये जो पानी जहां पर भराव की स्थिति हो जाती, बहुत ज्यादा पानी भर जाता है ये बांध बनने की वजह से, तो वहां एक झील का निर्माण हो गया है और वो झील जो है गोविंद सागर झील कही जाती है। और ये गोविंद सागर झील अगर हम बात करें पारिस्थितिकी रूप में बहुत ही सुदृढ़ है, क्योंकि वहां पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, बहुत ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा जैव विविधता, चाहे वो जीव जंतुओं को लेकर हो चाहे पेड़ पौधों को लेकर हो, क्योंकि पानी भराव की स्थिति बहुत ज्यादा है। भाखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, मैंने बताया आपको। पंचनद सिंधु से पाकिस्तान में मिथनकोट नामक स्थान पर जाकर मिलती हैं। बिल्कुल, यहां पर मिथनकोट स्थान यहां पर जाकर मिल जाती है। सिंधु नदी का मुहाना कराची नदी के पास, कराची के पास में है। कराची के पास में यहां पर अरब सागर में जाकर मिल जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। सिंधु नदी डेल्टा का निर्माण करती है। अगर प्रश्न पूछा जाता है क्या सिंधु नदी डेल्टा का निर्माण करती है, बिल्कुल, या इनमें से कौन सा डेल्टा नहीं बनाती है, तो वैसे भी आप प्रश्न ये याद रख सकते हैं, सिंधु नदी डेल्टा का निर्माण करती है। लगभग जो प्रश्न पूछे जा सकते थे मैंने उनको लगभग चीजों को कवर किया है, ध्यान रखिएगा। पंचनद के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि पंजाब, भारत और पाकिस्तान दोनों के पंजाब में बहने वाली 5 नदियों को समूह को पंचनद कहा जाता है। इन्हीं 5 नदियों के क्षेत्र को पंजाब कहा गया है, क्योंकि पंजाबी भाषा में 5 का मतलब होता है पंज। पंचनद सबसे प्रमुख नदी चिनाब नदी है। पंचनद, चिनाब और उसकी सहायक नदियां झेलम, रावी, व्यास, सतलज के समूह को कहते हैं। इसी वजह से ये कृषि के रूप में बहुत ही समृद्ध माना जाता है। ये जितना एरिया यहां से यहां तक का है ये बहुत ही कृषि के रूप में समृद्ध एरिया है। एक हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं श्योक नदी के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। श्योक नदी रेमो ग्लेशियर से निकलती है। रेमो ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में सियाचिन ग्लेशियर के दाएं की ओर स्थित है। काराकोरम एक जो पहाड़ी है, काराकोरम श्रृंखला है, उसके बगल में, ठीक है, उसके दाहिने साइड पर रेमो ग्लेशियर से निकलती है। तो ये भी एक ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें श्योक नदी, तो नुब्रा नदी और गलवान नदी श्योक नदी की सहायक नदियां हैं। यहां पर नुब्रा वैली भी है, नुब्रा घाटी भी है, वहीं से नुब्रा नदी होकर गुजरती है। अगर हम बात करें लद्दाख रेंज से, तो नुब्रा नदी और गलवान नदी श्योक नदी की सहायक नदियां हैं। नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में, तो मैंने लगभग क्वेश्चंस को कवर कर लिया है यहाँ पर, इस नदी से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे। आशा करता हूं ये सीरीज जो मेरे द्वारा आरंभ की गई है आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, और अगर वीडियो समझ में आता है आपको तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रहेगा, कल मिलते हैं एक नए वीडियो में।